हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात ये कि हम इसमें एक वायर यूज़ करते हैं जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसलिए इसके नाम में आता है मीटर। और फिर लिखा है ब्रिज। ये जो मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज की हेल्प से हम लोग किसी भी गिवन वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वायर था या एक आर्म थी जिसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस वाली आर्म का करते थे, एस, वो निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को उसका रेजिस्टेंस पता लग गया है तो फिर हम लोग उसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको जो एपरेटस मिलता है फिजिक्स लैब में वो इस तरह का होता है कि आपके पास देखिए एक वुडन फ्रेम होता है, ये एक वुडन फ्रेम होता है। इस वुडन फ्रेम पर ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं। कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए क्योंकि कॉपर का जो एक तो ये कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसका रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होगा, मोटी स्ट्रिप्स होंगी, इसलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसका जो रेजिस्टेंस हो वो नेग्लिजिबल हो। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट और यहाँ पर 2 एल शेप की कॉपर स्ट्रिप किनारे पर ये लगी होती हैं, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। ये वुडन फ्रेम पर ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं। ये लगी हुई है। इसमें कनेक्शन के लिए या स्क्रू लगे होते हैं। ये लगे होते हैं। और आप देखिए कि इसमें एक वायर लगा होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। यहाँ पर एक स्केल लगा होगा और साथ में यहाँ पर एक वायर लगा होगा, ये वायर होगा, ये जो वायर है ये वायर है। और साथ में यहाँ पर एक स्केल लगा होगा 1 मीटर, यहाँ पर लिखा होगा 0 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा होगा 100 सेंटीमीटर, ये आपको मिलेगा। अब इस एपरेटस की हेल्प से हम लोग किसी भी गिवन वायर का पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस और फिर निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप देखिए कि जो ये मीटर ब्रिज है ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो पहले देखिए मैं आपको बताऊं कि कैसे कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए पहले मैं बनाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ध्यान होगा स्क्वायर की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे। ये रेजिस्टेंस P, ये रेजिस्टेंस Q, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R और ये अननोन रेजिस्टेंस S, ये लगे थे। आप देखें कि इसको एक स्क्वायर फॉर्म में ABCD की फॉर्म में मैंने 4 रेजिस्टेंस को लगा दिया था। कनेक्शन इस तरह से लगाते थे कि B और D डायगोनल है, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ ए की K2 यहाँ पर लगाते थे। और जो A और C है, A और C इसके बीच में एक सेल लगाते थे विद द हेल्प ऑफ ए
की K1 और चाहे तो एक रिहोस्टेट भी लगा सकते हैं। आप देखिए कि ये एक सेल लगा दिया, एक की लगा दीजिए और चाहे तो एक रिहोस्टेट भी लगा दीजिए करंट को कंट्रोल करने के लिए। ये लगा हुआ है एक रिहोस्टेट, एक की K1 और एक सेल लगा हुआ है। ये है भाई, ये इसका सेटअप है। आपको ध्यान होगा हम लोग ये करते थे कि K1 क्लोज़ किया, कि K1 क्लोज़ किया, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई। उसके बाद जब की K2 क्लोज़ किया तो यहाँ पर करंट जाएगी I1, यहाँ से करंट जाएगी I2। उसके बाद जब की K2 क्लोज़ करेंगे इसको और इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि इसमें जो करंट जाए Ix वो कितनी जाए, 0, कोई करंट ना जाए। तो जो करंट I1 जाएगी इसमें वही करंट जाएगी I1 इसमें, जो करंट जाएगी I2 इसमें वही करंट जाएगी I2 इसमें। और उस वक्त जो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और आप जानते हैं कि जो कंडीशन ऑफ बैलेंस है, कंडीशन ऑफ बैलेंस, ये प्रीवियस वीडियो में हम प्रूव कर चुके हैं। यह है P/Q = R/S। अगर आप लोगों को यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस जो निकल के आता है, अननोन रेजिस्टेंस S = आता है R × Q/P, ये आता है। तो इसी पर बेस्ड है ये मीटर ब्रिज। आपको कनेक्शन बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप लोग इन कनेक्शन को। आप इस पॉइंट को मानिए कि ये पॉइंट है A, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मानिए ये पॉइंट है C, और इसके बाद आप ये मानिए कि ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है D। अब आप कनेक्शन लगाइए। आप देखिए कि सबसे पहली बात ये है कि जो रेजिस्टेंस S है आपको एक वायर गिवन होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद निकालना है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसे कनेक्ट करते हैं बिटवीन C एंड D। आप देखिए C और D कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा पॉइंट C है, कॉपर स्ट्रिप का ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, और यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं। इसके बीच में आप लोग वो वायर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस S यहाँ पर लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये आपको निकालना है। फिर आप देखिए कि A और D के बीच में एक वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता है, वो नोन रेजिस्टेंस वो लगा हुआ है A और D के बीच में। तो A पॉइंट ये है और D ये है। तो यहाँ पर हम लोग एक लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे बिटवीन A एंड D। ये स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ के बीच में, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आप जानते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। बहुत सारे प्लग होते हैं, जो बाहर निकाल लेते हैं उतने रेजिस्टेंस हो जाता है इसका। तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, और जो रेजिस्टेंस आप बाहर निकाल लेंगे यहाँ से वो हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि एक बैटरी या एक सेल लगाते हैं बिटवीन A एंड C, जिसमें लगा हुआ एक सेल, एक की K1 और एक रिहोस्टेट। आप देखें ये स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से A और C, यहाँ से स्क्रू से वायर लगाकर यहाँ पर लगाएंगे एक सेल, ये लगाएंगे सेल, यहाँ लगाएंगे की K1 और यहाँ पर लगा देंगे एक रिहोस्टेट। ये लगा देंगे एक रिहोस्टेट, ठीक है भाई। फिर एक कनेक्शन रहेगा बिटवीन B एंड D, गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ ए की K2। तो यहाँ पर लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, ये D पॉइंट है, यहाँ होगा गैल्वेनोमीटर, ये होगा गैल्वेनोमीटर। और उसके बाद आपके हाथ में एक फ्री एंड होगा, और इसे बोलते हैं जॉकी या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। आप देखेंगे कि अगर आप टच कराएंगे इसको इस पॉइंट पर तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, टच कराएंगे इस पॉइंट पर तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप जानते हो कि हर केस में जब
भाई P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S होता है। जिस रेशो में R और S हैं, इसी रेशो में इस जो दो वायर बनेंगे, जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे इसको, तो आप देखेंगे जो वायर AC है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको कहीं पर यहाँ पर टच कराया, ये B पॉइंट टच कराया, और B पॉइंट पर टच कराने पर अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि B पॉइंट पर टच कराने पर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया 0, तो उस वक्त ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है। तो आप देखेंगे कि AB वायर जो है इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है P, ये रेजिस्टेंस है P, और जो BC वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है Q। ये मानेंगे आप लोग। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस, जब ज़ीरो रिफ्लेक्शन आप लोगों को मिलता है उस वक्त R और S का जो रेशो है वो P और Q के रेशो के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन ऑफ बैलेंस ये बताती है। अगर आपने यहाँ खिसकाया तो P कम रह गया, Q ज़्यादा हो गया, तो P अपॉन Q R अपॉन S के रेशो में अगर नहीं है तो फिर इस गैल्वेनोमीटर से करंट ज़रूर फ्लो होगी, जैसे कि यहाँ से फ्लो हो रही थी पहले। जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S नहीं था तो या तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी या यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, और उस वक्त जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा होगा। तो ये कंडीशन ऑफ बैलेंस हम लोगों ने निकाल ली। अब आप ये मानिए कि जो ये हम लोग क्या करते हैं ना कि जो वायर लेते हैं AC, ये वायर जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। आप ये मानेंगे कि मैंने जो वायर लिया हुआ है, AC वायर जो लिया हुआ है, फॉर वायर AC, ये वायर हम लेते हैं AC, ये या तो टंगस्टन का होता है या मैग्नीन का होता है या कॉन्स्टेंटन का होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, जिससे कि जो हम लोग वायर बनाते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, जिससे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। हम ये मानेंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, मान लीजिए रो डैश है इसकी रेजिस्टिविटी। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर AC होगा, मान लीजिए कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल a, और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है ये है 100 सेंटीमीटर। क्योंकि आप देखिए ये पॉइंट लिखा है 0, ये लिखा है 100 मीटर ब्रिज है ना, इसलिए 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ का आपने ये वायर AC लिया हुआ है। और इस वक्त ये आई कंडीशन ऑफ बैलेंस। अगर बैलेंसिंग लेंथ, अगर आप देखें कि एंड A से एंड B तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर ये L सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग लेंथ जो रहेगी, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर थी, तो जो रिमेनिंग लेंथ रहेगी वो रहेगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये लेंथ इसकी रह जाएगी ना। अब आप लोगों का एम क्या है? पहला एम ये है कि आप लोगों को इसका जो रेजिस्टेंस S है वो आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग ये कंडीशन ऑफ बैलेंस की बात करेंगे। कंडीशन ऑफ बैलेंस लगाने से पहले हम लोग ये P और Q जो दो सेक्शन हो गए हैं, इस वायर के दो पार्ट हो गए हैं, स्प्लिट हो गया है दो पार्ट में। AB का रेजिस्टेंस P और BC का रेजिस्टेंस है ये Q है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका रेजिस्टेंस P, इसका Q है, तो फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो इससे मैं P और Q निकाल लूँगा। आप लिखेंगे कि if P and Q are resistances of wires AB and BC in condition of balance, then from R is equal to रो इंटू L अपॉन A, इस वाले फार्मूले से जो होगा वो होगा वी हैव, देखिए P कितना होगा, इसका है P इज इक्वल टू रो की जगह कितना है, रो डैश माने इसकी रेजिस्टिविटी मानी है इस वायर की, रो डैश इंटू L की जगह L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है स्मॉल a, ये हो जाएगा। एंड जो Q, इसका रेजिस्टेंस है Q,
यहाँ तक की लेंथ L है और यहाँ तक की लेंथ 100 माइनस L है। हाँ जी, तो ये लेंथ L है और ये लेंथ 100 माइनस L है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डैश है, जहाँ लेंथ लिखा है वहाँ इसकी लेंथ है 100 माइनस L, 100 माइनस L, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो यूनिफॉर्म ही है, तो आप देखेंगे स्मॉल a ये हो जाएगा। अब फ्रॉम कंडीशन ऑफ बैलेंस P अपॉन Q टू R अपॉन S, फ्रॉम कंडीशन ऑफ बैलेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, we have unknown resistance S is equal to R इंटू Q अपॉन P। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए Q और P की, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखिए पुटिंग वैल्यूज ऑफ Q and P from 1 and 2 we get, तो क्या मिलेगा आप देखेंगे कि S इज इक्वल टू R, जहाँ लिखा है Q वो है रो डैश 100 माइनस L अपॉन स्मॉल a, जो अपॉन लिखा है P तो इसकी वैल्यू है रो डैश L अपॉन a, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू आएगा R, इस रो डैश कैंसिल हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L, ये फार्मूला निकल के आता है आपके पास। ये आया, पहली बात आई अननोन रेजिस्टेंस निकालने की। मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, दोबारा समझिए कि पहले हम लोग ये पूरा एक सेटअप कनेक्शन इसके हिसाब से कनेक्शन लगा लेंगे, ये कनेक्शन सारे कनेक्शन लगाने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ पर टच कराएंगे, डिफ्लेक्शन यहाँ टच कराएंगे, यहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ, बीच में कहीं पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा, मानो कि B पॉइंट ये मिला आपको बैलेंस पॉइंट, तो इस वक्त ये लेंथ L है क्योंकि पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। इस वक्त ये जो ब्रिज है ये बैलेंस ब्रिज है, इसलिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा होगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने एक रेजिस्टेंस R निकाल रखा है, तो जब हम लोग P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो S निकल के आएगा। फार्मूला आया S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। अब प्रैक्टिकल ऐसे करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से एक प्लग निकाला, इसका रेजिस्टेंस R हो गया, बैलेंसिंग पॉइंट तलाशिया कहाँ पर है, यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट आया, ये बैलेंसिंग लेंथ आई, R की वैल्यू और L की वैल्यू पुट कर दी वहाँ से, तो S निकल आया। फिर से लिया ऑब्जर्वेशन, अब कोई दूसरा प्लग बाहर निकाल दिया या दो प्लग निकाल दिए और टोटल कर दिया उसका वो रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया। अब बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी। अगर आपने, आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q होता है, तो P भी बढ़ जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखने की कि रेशो बैलेंसिंग कंडीशन में जो रेशो P अपॉन Q होगा वही R अपॉन S होगा। अगर आपने R को बढ़ा दिया है तो P बढ़ेगा, यानी उसकी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपने R को कम कर दिया है तो P कम होगा, यानी बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। तो अगर आपने रेजिस्टेंस चेंज किया तो L चेंज होगा, और उसके हिसाब से जब R चेंज किया तो L चेंज होगा, लेकिन S उतना ही रहेगा, उतना ही S निकल के आएगा। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कैपिटल R के लिए, जो कि नॉन रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू बार बार चेंज करते हैं, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी डिफरेंट मिलती है। लेकिन बार बार जब आप लोग सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से तो S की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है। 4-5 बार आप लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और जब मीन निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा सही निकल के। कभी कभी एंड करेक्शन को दूर करने के लिए, एंड करेक्शन में प्रॉब्लम ये होती है
कि भाई कभी कभी इस आप लगता है कि भाई इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जो कॉपर स्ट्रिप भले ही बहुत ही कम हो, तो हम लोग ये करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग आर को यहाँ लगा के एस को यहाँ लगा कर फिर से एस अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी आर अपॉन एस इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू है। अगर एस यहाँ लगा देंगे, आर यहाँ लगा देंगे, तो फॉर्म लगाएंगे एस अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू। फिर से सॉल्व करेंगे ऐसे और फिर निकालेंगे एस, फिर मीन निकालेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो अननोन रेजिस्टेंस एस होगा। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि कंडीशन ऑफ बैलेंस जो होती है वो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होती है। एक बात ध्यान रखिए, एग्जामिनर पूछते हैं आपसे कि भाई किसका निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चे कहते हैं हम इस वायर का निकाल रहे हैं, इसका नहीं निकाल रहे हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस जो गिवन है वायर, आपको अलग से वायर दिया जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, आप वो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसी का निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग कोई आपसे एग्जामिनर पूछो भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने इस यहाँ पर एक वायर लिया था, उसकी जब मैंने मोटा वायर लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पर? बच्चे कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई इसके क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, इसकी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वायर मोटा या पतला लेने से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज होगा, लेकिन P अपॉन Q पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज A से A कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही अगर मैंने मैग्नेट का वायर की जगह कॉन्स्टेंट वायर ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप देखिए रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये बात ध्यान रखने की है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उनको ध्यान दीजिए, तभी कर पाएंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग, जब इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी। वो बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अननोन रेजिस्टेंस एस है, इसके साथ मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर लगाऊंगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस, मान लो कि एस डैश लगा दिया, तो जो अब ये जो एस प्लस एस डैश होगा ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस, ये पहले से बढ़ जाएगा। फार्मूला होता है P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस। जब ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा। तो आप देखिए P कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इसके साथ लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस, तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? अगर मैं इसके साथ लगा दूंगा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाने पर जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो आप देखिए जो एस की जगह रेजिस्टेंस लगा हुआ था पहले के मुकाबले वो कम हो जाएगा। जब वो रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ सोचिए P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। जब ये रेजिस्टेंस एस कम होगा तो Q कम होगा, जब Q कम होगा तो तुम्हारा P बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बढ़ जाएगा तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, जो मीटर ब्रिज पर बेस्ड हुआ करते हैं। उसके बाद अगर आपको निकालना है इस एस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला आपके पास होता है, फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर आपको रेजिस्टिविटी रो निकालनी है तो आर इंटू ए अपॉन एल ये होता है। तो हालांकि यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस मैंने एस माना हुआ है, लेकिन फार्मूला वही है। आप देखेंगे अगर आपको निकालनी है रेजिस्टिविटी, तो आप देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो फार्मूला आपके पास होता है फ्रॉम आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। जो रो होगा वो होगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो आप लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एस, तो हो जाएगी रो इक्वल टू, जहाँ लिखा है आर वहाँ होगा एस ए अपॉन एल। एस की जगह एस। यहाँ पर से जो वायर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है दोनों स्क्रूज के बीच में से निकाल लूँगा, और इसको निकाल कर यहाँ पर स्केल लगा होगा उस पर इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ का मेज़रमेंट कर लूँगा। जब लेंथ का मेज़रमेंट कर लूँगा तो वो लेंथ आएगी एल। उसके बाद ये वायर निकालूँगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इस वायर को निकालूँगा। इस वायर का डायमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से मेज़रमेंट कर लूँगा उसका, और उससे उसका हाफ़ कर दूँगा, तो वो इसकी रेडियस आ जाएगी निकल के। और फिर आप जानते हैं कि
जो वायर है एस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए लिखा है वह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। आप देखिए अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो रो निकल के आएगा। अगर आर को लिया है मीटर में और एल को लिया है मीटर में तो ओम इंटू मीटर, और अगर ये लिया है सेंटीमीटर में तो ओम इंटू सेंटीमीटर। इसमें इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगी। तो आप देखिए कि इस सेक्शन में मैंने आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे और वो है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। तब तक आप इसी चीज़ की तैयारी कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय।